I am Naveed Meman from Talus, the Sign of Knowledge. Today I discuss with you accounting principle and policies. This topic is important in CA examination and is also important for your accounting understanding. The following principles we discuss. हम पॉइंट डिस्कस करेंगे सारे. पहला प्रिंसिपल है मैचिंग, बिजनेस इंटाइटिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूलिटी, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मटेरियलिटी, मनी मेजरमेंट, प्रूडेंस, रियलाइजेशन एंड अकाउंटिंग पीरियड. ये सारे प्रिंसिपल्स हैं या आप कॉन्सेप्ट कहते हैं. पूरी अकाउंटिंग इन्हीं प्रिंसिपल्स, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस करती है, इन्हीं के गिर्द घूम रही होती है. पूरी अकाउंटिंग साइकिल जो है इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को या इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कंसिडर बनाई जाती है, अकाउंटेंसी की जाती है. हम मूव करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स. मैचिंग कॉन्सेप्ट्स कहता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो मैच होने चाहिए आपके इनकम के साथ. मतलब ये है कि जो आपने अकाउंटिंग पीरियड कंसीडर किया हुआ है 1 साल का, 6 महीने का, उस 1 साल के दरमियान जो आपकी इनकम हुई है या जो एक्सपेंस हुए हैं वो रिलेटेड हो उसी साल से हो. मीन्स कि आपने 5 महीने के एक्सपेंसेस लिए हुए हैं और इनकम अपनी 6 महीने की शो कर रहे हैं, तो कभी भी आपके पास रियल पिक्चर नहीं आएगी आपकी इनकम की, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है. आप पूरे साल के 12 महीने के जो एक्सपेंसेस लेते हैं उसे कंपेयर करेंगे अपनी पूरे 12 साल की इनकम के साथ. एक्रूल्स ऑफ प्रीपेमेंट्स इसका आगे लिखा हुआ है. एक्रूल्स ऑफ प्रीपेमेंट पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे. मगर आपको छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट देता हुआ जाता हूँ कि अगर सपोज 2019 के मैं एक्सपेंस ले रहा हूँ तो मैं 2019 की ही इनकम लूंगा. कोई ऐसी इनकम है जो 2018 में हमने गेन होनी थी मगर वो उस वक्त गेन नहीं हुई, उस वक्त हमने हासिल नहीं की, 2019 में जाकर उस क्लाइंट ने हमें पेमेंट की है, तो वो इनकम बेसिकली 2018 की है, 2019 की नहीं है. इसी तरह कुछ एक्सपेंसेस थे जिसकी पेमेंट हमने एक्सपेंस किए तो थे 2018 के अंदर मगर हमने पेमेंट नहीं की, हमने उसकी पेमेंट आके 2019 के अंदर की है, तो ये एक्सपेंसेस हमारे 2019 के कंसीडर होंगे, 2018 के कंसीडर होंगे, 2019 के एक्सपेंसेस से कंसीडर नहीं किए जाएंगे. इसी तरह अगर कोई इनकम हमने एडवांस में ले ली है, हमने रेंट सपोज हमने क्लाइंट से पेमेंट एडवांस में ले लिए, 2020 के अंदर हमने उसे गुड सप्लाई करनी थी मगर उसकी पेमेंट हमने एडवांस 2019 के अंदर ले लिए, तो हम उसे इस साल की 2019 की स्टेटमेंट में उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा एडवांस लिया हुआ है, हमने एडवांस उस क्लाइंट से लिया हुआ है, तो 2020 का हिस्सा है वो. इसी तरह अगर हमने कोई एडवांस एक्सपेंसेस यानी कि एडवांस पेमेंट की हुई, प्री पेमेंट की हुई, यानी कि सपोज मैंने अपनी शॉप का रेंट अगले 6 महीने यानी कि 6 महीने मैंने 2019 के जुलाई टू दिसंबर की पेमेंट की और साथ ही में मैंने जनवरी टू जून की पेमेंट कर दी है 2020 की, तो ये जो 6 महीने की जो मैंने एडवांस पेमेंट की हुई है मैंने रेंट की, उसे मैं 2019 की एक्सपेंस में कंसीडर नहीं करूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल. आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बिजनेस इंटाइटिटी. अकाउंटिंग इंटाइटिटी भी कहा जाता है इसे. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस एक अलग बिल्कुल सेपरेट यूनिट के तौर पे कंसीडर किया जाता है. एज आर्टिफिशियल इंटाइटिटी के तौर पर हम इसको कंसीडर करते हैं. इसका अपने ऑनर से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता. इसका ऑनर जो है बिजनेसमैन जो है बिल्कुल सेपरेट होता है बिजनेस से. इस प्रिंसिपल के अंडर हम सिर्फ सारी ट्रांजैक्शंस वही पास आउट करते हैं जो बिजनेस के लिए की जाती है, ना कि ऑनर से. सपोज ऑनर अगर अपनी पर्सनल कोई चीज खरीदता है या पर्सनल स्पेंडिंग करता है, जैसे कि उसने कपड़े खरीदे हैं या गाड़ी खरीदी है या XYZ इसने मोबाइल खरीदा है, सिर्फ उसमें अपनी पर्सनल स्पेंडिंग है उसकी, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, अगर वो बिजनेस से विड्रॉ करके, बिजनेस से कुछ पैसे निकाल के कोई चीज खरीदता है तो उसकी ट्रांजैक्शन पास आउट की जाएगी. अगर वो पर्सनल यूज में लेता है तो उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं. सपोज कि अगर उसने गाड़ी खरीदी है, 15 लाख की गाड़ी खरीदी है और बिजनेस से विड्रॉ किए हैं पैसे, बिजनेस से निकाले 15 लाख रुपए और गाड़ी खरीदी है मगर अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, मगर उस गाड़ी की 2 कंडीशंस बन सकती हैं. अगर वो पर्सनल यूज में अपने रख रहा है तो वो कंपनी के एसेट शो कर सकता है या फिर वो ड्रॉइंग शो कर सकता है. Personal assets of the owner, the personal spending of the owner, etc. do not appear in the accounting records of the business. The accounting records relates only the business and records the assets of the business. The liability of the business, the money spent by the business and so on. Everything is recorded from the viewpoint of the business. हम सारी रिकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन पास आउट करते हैं हम बिजनेस के ही लिहाज से करते हैं, ना कि ऑनर के लिहाज से. सपोज के तौर पर मिस्टर एक्स स्टार्ट कर रहा है बिजनेस अंडर द नेम ऑफ द एक्स ट्रेडर्स
आपको समझना होगा कि मिस्टर एक्स एक अलग है और एक्स ट्रेडर अलग है। हम एक्स ट्रेडर्स की सारी बुक्स बनाएंगे, ना कि मिस्टर एक्स की। हाँ, मिस्टर एक्स जब अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, तो हम उसे कैपिटल कहते हैं, जो एक्स ट्रेडर्स के लिए लायबिलिटी कंसीडर की जाती है। कंसिस्टेंसी का रूल कहता है कि अगर आपने कोई मेथड फॉलो किया हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर आपने कोई फॉलो किया हुआ है मेथड, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड नॉट चेंज और मस्ट रिमेन अनचेंज ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स। There are some areas of the accounting where the choice of the method is available। हमारे पास अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं मौजूद, हमारे पास चॉइसेस होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस मेथड से अकाउंटेंसी कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने इधर अकाउंट डेप्रिसिएशन, नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन। इंशाल्लाह हम डेप्रिसिएशन को भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट टॉपिक है हमारे पास। डेप्रिसिएशन मेथड आपने अप्लाई किया हुआ है। डेप्रिसिएशन के हमारे सिलेबस में बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपने पहले साल के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, और नेक्स्ट अपना मेथड आप चेंज करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ चले जाते हैं। तो जाहिर बात है दोनों मेथड से अमाउंट डिफरेंट आएंगे डेप्रिसिएशन के, जो रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। पहले साल की इनकम स्टेटमेंट कुछ और प्रॉफिट शो कर रही होगी, दूसरे साल की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट कुछ और शो कर रही होगी, तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का रूल अपनाया जाता है कि कंसिस्टेंसी के आप जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, बार बार मेथड चेंज नहीं कर देंगे। द मेथड मस्ट बी यूज्ड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास ड्यूलिटी, ड्यूल एस्पेक्ट्स। इस चीज को याद रखिएगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन पास आउट की जाती है उसके दो पहलू होते हैं, डेबिट साइड कहलाता है, क्रेडिट साइड कहलाता है। According to these concepts, every transaction has two aspects, that the benefit receiving aspects and benefit giving। जहाँ benefit हम दे रहे होते हैं वहाँ benefit हम ले भी रहे होते हैं, सही है ना। These two aspects are to be recorded in the books of transaction, books of accounts। books of accounts में इन दोनों aspects की entries की जाती है। For example के तौर पर, when the business sell its goods for cash, it will give up its goods to its customer and will receive cash in return। अगर कोई क्लाइंट आपको बिजनेस है जो सेल आउट कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है अगेंस्ट कैश, सामने पार्टी को, सामने क्लाइंट्स को वो गुड्स दे रहा है, सामान दे रहे हैं, आप उसे सामान दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप रिसीव करते हैं कैश, इसलिए इसे ड्यूल एस्पेक्ट्स कहा जाता है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली बेस करता है assumption के ऊपर कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए हम ये सोच के नहीं करते बिजनेस का हम एक साल के बाद बंद कर देंगे, 6 महीने बाद इस बिजनेस को खत्म कर देंगे, नहीं। इस कॉन्सेप्ट के तहत ये अज्यूम करते हैं कि ये एक लंबे अरसे तक बिजनेस चलने वाला है। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट द बिजनेस हैज अ परपेचुअल सक्सेशन ऑफ कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। The next concept, historical cost। Historical cost, this principle is required that all the assets and expense are recorded in the ledger account at their actual cost। हम अपनी बुक्स के अंदर एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर सारी ट्रांजैक्शंस पास आउट करते हैं। हमने एसेट्स जो भी खरीदे हैं या जो हमने रिक्वायर्ड एसेट्स या रिक्वायर किए हुए हैं, एक्सपेंसेस जो हम एक्चुअल कॉस्ट पे लिखते हैं। All businesses assets are recorded in the books are at cost, that is the price paid to acquire it। जितने में हमने खरीदी थी, जब हमने इसको एक्वायर किया था किसी भी एसेट्स को, हम उसी कॉस्ट के ऊपर, उसी अमाउंट के ऊपर लिखते हैं। इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस इज नॉट कंसीडर। मार्केट में अगर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है प्राइस का, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सपोज कि मैंने 5 साल पहले जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज उसकी कीमत, आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तो क्या अपनी बुक में मैं एंट्री 50 लाख की करूंगा? हरगिज नहीं, मैं अपनी बुक में एंट्री वही 10 लाख की करूंगा, क्योंकि मैंने उस जमीन को हासिल करने के लिए 10 लाख रुपए की ही पेमेंट की है। ये जो 40,000 रुपए जो मेरे ऊपर आ रहे हैं वो मार्केट प्राइस है, मेरा प्रॉफिट है, मगर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक कि मैं इस जमीन को बेच ना लूं और मेरे पास फिजिकल पैसा मेरे हाथ में ना आ जाए उसके अगेंस्ट। सेम इसी तरीके से 9/11 से पहले दुनिया की मार्केट की कंडीशन कुछ और थी, आफ्टर 9/11 कुछ और बनी। मार्केट प्राइस चेंज ऑल द टाइम, मार्केट प्राइस हर वक्त चेंज होती रहती है। यही वजह है कि ऑल ट्रांजैक्शन एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी आर रिकॉर्डेड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस मुसलसल चेंज होती रहती है, यही वजह है कि हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट या ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम इंटर करते हैं, बुक्स के अंदर अपने रिकॉर्ड करते हैं। मटेरियलिटी, this principle applies to item of very low value items are not material which are not worth recording as a separate item। इस कॉन्सेप्ट के तहत जो आइटम बहुत
छोटे आइटम हैं जिनकी वैल्यू उनकी वर्थ इतनी नहीं है, उसको हम एज अकाउंटेंसी में कंसिडर नहीं किया जाता। उसको सेपरेटली आइटम लिया तो जाता है मगर सेपरेटली उसको कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे सपोज के पॉकेट कैलकुलेटर है, बहुत छोटा सा आइटम है, 50-100 रुपए का मिल जाता है, सही ना। अगर किसी बिजनेसमैन ने पॉकेट कैलकुलेटर दिया हुआ है अपने एम्प्लॉयज को यूज करने के लिए, या कैलकुलेटर दिया हुआ है वो टूट जाता है, तो अगर वो लॉस हो जाता है किसी वजह से, तो उसकी अकाउंटेंसी पास आउट नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके टूटने से ऑनर्स के या बिजनेसमैन के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं आता, अकाउंटेंसी में कोई फर्क इतना खास नहीं आ रहा होता या फर्क ही नहीं आ रहा होता। जैसे कि पॉकेट कैलकुलेटर परचेज फॉर द ऑफिस यूज इन नॉन करंट एसेट्स, पार्ट्स ऑफ इट्स वैल्यू बीइंग लॉस्ट ईच ईयर थ्रू द नॉर्मल यूजेज। नॉर्मल यूजेज के अंदर वो कैलकुलेटर साल में बहुत सारे खराब हो जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेटिंग एंड द रिकॉर्डिंग दिस ईच ईयर विल अमाउंट टू बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। इसकी अकाउंटेंसी कैलकुलेट करना ज्यादा महंगी पड़ जाती है बानिस्बत उनकी एसेट्स के कॉस्ट के। इंस्टेड ऑफ द कैलकुलेटर बीइंग रिकॉर्डेड एज अ नॉन करंट एसेट्स, इट विल बी रिगार्डेड एज एन ऑफिस एक्सपेंस। यही वजह है कि उसको ऑफिस एक्सपेंस में ले लिया जाता है। लाइक अनदर एग्जांपल, लैपटॉप डिपेंड करता है कंपनी के टर्नओवर के ऊपर। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर अरबों रुपए का है तो उसके लिए लैपटॉप एक नॉन करंट एसेट्स के तौर पे ही यूज कर रहे होते हैं इसको। तो लैपटॉप खराब हो जाता है तो उसको साइड पर रख दिया जाता है, ना कि उसको रिपेयर करवाया जाए, बनाया जाए, उसकी अकाउंटेंसी पास आउट की जाए। हाँ, मगर ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, मगर हाँ एक छोटे बिजनेस के लिए ये वर्थ रखता है, लैपटॉप एक वैल्यू रखता है, सही ना। तो लैपटॉप कंप्यूटर may be regarded as a material for the large multinational business but will be material for the small sole traders. A large business may decide that non-current assets consisting less than $1,000, नॉर्मली मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो 1000 से लेस देन $1,000 से चीजों को नॉन मटेरियलिटिक वो लेती है, विल बी रिगार्डेड एज अ इमटेरियल एंड बी चार्ज एज एक्सपेंस। उसको एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करती है। स्मॉल बिजनेस में हैव अ मच लोअर फिगर, और जाहिर बात है कि जिस तरह बिजनेस है, जिस तरह टर्नओवर छोटा जाएगा, उसने इन मटेरियल्स को कम लिया हुआ होगा। Another example of material is also applied in the relation to inventories of the office supplies like envelopes. Envelopes इस तरह कंपनी के अंदर envelopes यूज होते हैं, जाहिर बात है वो भी अपने अंदर एक कॉस्ट रखते हैं, एक ह्यूज अमाउंट के साथ, एक अच्छी स्मार्ट सी फिगर के साथ उसको बनवाए एनवेलप प्रिंट आउट किया जाते हैं। मगर उस एनवेलप का हिसाब किताब नहीं रखा जाता कि डेली कितने यूज हो रहे हैं, कितने खराब हो गए हैं। बस उसको एक साल के एंड पे बस उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है कि भाई हमने इतने एनवेलप्स हमने डेवलप करवाए हैं। कैन यू टेल मी हाउ मच योर हेल्थ वर्थ? आपकी सेहत की कीमत क्या है? इफ आई वांट टू बाय योर एटीट्यूड, मैं अगर आपका रवैया खरीदना चाहूं तो आप उसे कितने में बेचना पसंद करेंगे? Can I buy your laziness from you? How much are you willing to sell? Do you think everything in the world can be measured in terms of dollar and cents? क्या आप समझते हैं कि हर चीज को हम पैसों में खरीद सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं? Therefore, only money is used as the basic measuring unit for the financial reporting. यही वजह है कि सिर्फ मनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस ली जाती हैं, वही चीजें कंसीडर की जाती हैं अकाउंटेंसी के अंदर जिसका बेस मनी हो, पैसों पे जो बेस करती हो। मनी मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन मनी इन टर्म आर टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो पैसों पे बेस करती है, मनी पे बेस करती है किसी भी करेंसी के अंदर। सपोज कंपनी ए है, दो कंपनी ए कंपनी बी, दोनों ने 1 लाख रुपए से कंपनी को स्टार्ट किया है। कंपनी ए के पास स्किल्सफुल एम्प्लॉय जो है वो स्किल्सफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, एफिशिएंट वर्कर्स हैं। दूसरी कंपनी के पास अनस्किल्ड पर्सन हैं। क्या ये कैलकुलेट की जा सकते हैं? क्या ये मेजर किया जा सकता है? ऑनेस्टी, स्किलफुलनेस, एफिशिएंट वर्कर्स को मेजर किया जा सकता है। नो डाउट किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसके वर्कर स्किल्सफुल हों, ऑनेस्ट हों, मगर इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा अकाउंटेंसी के अंदर हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को सिर्फ पास आउट करते हैं जो इन टर्म ऑफ मनी के अंदर। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेसमैन को या अकाउंटेंट को डरा हुआ होना चाहिए, डरपोक होना चाहिए और अपने बिजनेस की रियलिस्टिक पिक्चर शो करनी चाहिए हमेशा। यानी कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कभी वो कंसीडर ना करे कि फ्यूचर में ये मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कि नेक्स्ट मंथ में 15,000 कमा लूंगा या नेक्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए कमाऊंगा। कभी भी इसको कंसीडर नहीं किया जाता। मगर हाँ, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को जरूर कंसीडर किया जाएगा, उनको जरूर जहन में रखा जाता है कि ये मुझे लॉसेस पॉसिबल हैं कि ये नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन के अंदर या नेक्स्ट मंथ मुझे ये लॉसेस हो सकते हैं। अकाउंटेंट शुड इंश्योर दैट प्रॉफिट एंड एसेट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड दैट लायबिलिटीज आर नॉट अंडरस्टेटेड। नेवर एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल दी
possible losses. Profit should only be recognized when it is reasonably certain that such a profit has been realized. Profit को तब तक कंसिडर नहीं किया जाता जब तक कि वो वाकई ही रियलाइज ना हो जाए. प्रूडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. जब भी क्लैश हो जाता है किसी कहीं जगह अकाउंटिंग के अंदर दो रूल्स का, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रूडेंस के ही प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा, उसी को प्रेफर किया जाएगा. दिस प्रिंसिपल्स ओवरऑल्स ऑल दी other principles. For example, under the realization principle, profit is earned when goods are actually changed. If its customer fails to pay after a reasonable time, the principles of the prudence may be applied and debt is written off. Example के तौर पे हमने सामान बेचा था क्लाइंट को, हमने उसे उधार के ऊपर बेच दिया, मगर वो पेमेंट नहीं कर पाया हमें, तो प्रूडेंस का रूल अप्लाई होगा और इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि उसको लॉस को कंसिडर कर दिया जाएगा. This concept speak about recording of only those transactions which are actually realized. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को इंटर करेंगे जो वाकई रियलाइज हुई है. दिस कॉन्सेप्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग अ प्रॉफिट अंटिल इट हैज एक्चुअली बीन अर्न्ड. जब तक नहीं लिखा जाता कि जब तक हम उस प्रॉफिट को अर्न ना कर लें. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 5 साल पहले मैंने 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी. आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए. आज मैं उसको सेल आउट कर देता हूँ और 50 लाख रुपए मैं रिसीव करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 मेरा प्रॉफिट हुआ. इसको हम रियलाइजेशन कहेंगे कि मैंने आज की तारीख में उसको रियलाइज कर दिया उस प्रॉफिट को. अदरवाइज वो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर ही बुक में लिखी जाएगी. अगर मैं उसको सेल आउट कर देता हूँ आज मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो जो मुझे 40,000 रुपये प्रॉफिट के तौर पर मिलना उसको मैं रियलाइज करूंगा. एग्जाम्पल सेल ऑन प्रॉफिट, सेल और प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली व्हेन मनी इज रियलाइज्ड. जब भी हम प्रॉफिट में कंसीडर करते हैं जब तक कि पैसा हमारे पास आ चुका होता है. आइदर कैश इज रिसीव और लीगल ओनरशिप ट्रांसफर, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो या कानूनी ट्रांसफर किया गया हो इसको, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप ट्रांसफर कर देते हैं उसको. व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस बाय अ कस्टमर, फॉर एग्जांपल है हमारे पास अगर कस्टमर ने हमें एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जब तक हम प्रॉफिट उसको कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि हम उसको गुड्स ना दें. अगर मैंने उसको गुड्स प्रोवाइड ही नहीं किया तो मैं प्रॉफिट कंसीडर नहीं करूंगा. अगर मैंने उसको गुड्स प्रोवाइड कर दी हैं, मैंने यहाँ से उसको गुड्स दी हुई अपने पास से रिलीज कर दी हैं, गुड्स उसे मिल चुके हैं, तो मेरा प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, चाहे मैंने उसको उधार ही में क्यों ना बेचा होगा, उसको क्रेडिट ही सेल क्यों ना की. अकाउंटिंग पीरियड in life of a business is divided into many equal periods, intervals. Each interval is known as accounting period and fixed period of time. Example 1 year. अकाउंटिंग किसी ये होता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज मैंने बिजनेस मेरा पिछले 5 साल से चल रहा है, तो क्या मैं 5 साल के बाद या 5 साल के बाद अगले 10 साल के बाद में इसको कैलकुलेट, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगा? नहीं, मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसको पीरियड वाइज, हम बिजनेस को पीरियड वाइज तोड़ दिया जाता है, यानी पीरियड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं. नॉर्मली ये पीरियड 1 ईयर का होता है, मगर बहुत डिपेंड करता है बिजनेस के वर्क के ऊपर, बिजनेस के टर्नओवर के ऊपर. बहुत सारे बिजनेस ये होते हैं जो अपने 6 मंथ्स के अंदर अपनी अकाउंटिंग को क्लोज करते हैं, उनका अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ्स का होता है. बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो 3 मंथ्स के अंदर अकाउंटिंग पीरियड करते हैं. अपना अकाउंटिंग पीरियड उन्होंने 3 मंथ्स का रखा हुआ है. क्वार्टरली, साल में 4 बार इनकम स्टेटमेंट या अपनी बैलेंस शीट को शो कर रहे हैं. ये सारा डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के टर्नओवर के ऊपर को कितना बड़ा बिजनेस है उनका. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम कंपेयर कर पाते हैं कि हमारा इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के मुकाबले में अच्छा है या बेहतर है, क्या हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रही है. हम आने वाले फ्यूचर में अपने डिसीजंस को आसानी से ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. इसलिए अकाउंटिंग पीरियड की हमें जरूरत पड़ती है. जैसे कि फर्स्ट 1 मंथ का अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड रखता हूँ, तो 1 Feb 2019 को अगर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है मेरा, तो वो एंड होगा मेरा 28 Feb 2019 को, वो एंड हो जाएगा 1 मंथ का पीरियड. इसी तरह अगर मैं 3 मंथ्स का अगर अकाउंटिंग पीरियड रखता हूँ, 1 मार्च 2019 को स्टार्ट होता है, तो 31 May 2019 को वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा मेरा. अगर 1 ईयर का हम अकाउंटिंग पीरियड रखें, 1 सितंबर 2018 को अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, तो वो एंड हो जाएगा हमारा 31 अगस्त 2019 के अंदर. ये 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है. अकाउंटिंग पीरियड की आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दी कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इससे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में हमें सपोर्ट रहती है. एंड नाउ उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल रही होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा. आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो गए होंगे. अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा. और कैसी रही मेरी प्रेजेंटेशंस इसके बारे में ज़रूर मुझे आप कमेंट कीजिएगा. थैंक यू.